Sir, on monthly, the RSI is showing divergence on the same stock. Can you हम्म can you just describe have your thoughts on that, sir? ये जो monthly है, if you see, there are two हम्म peaks of the RSI. The recent peak is lower than the previous peak. देखिए, So what? जब हम मंथली चार्ट में आते हैं तो मंथली चार्ट की आरएसआई को हम डेली चार्ट की या 75 मिनट की आरएसआई जैसे नहीं पढ़ सकते। इसको हमने देखना होता है मोटे तौर पे इन टर्म्स ऑफ रेंज की आरएसआई अपनी रेंज को शिफ्ट तो नहीं कर रही। तो आरएसआई ने जब तक ये आरएसआई इस स्विंग के लेवल के नीचे नहीं जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसने रेंज शिफ्ट की है। आप ये देखिए, इसमें ये डाइवर्जेंस की इंपॉर्टेंस नहीं होती, रेंज की इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए मैंने इवन डेली चार्ट में आपको ये बताया था कि जब तक वो हायर स्विंग्स ना बनाने लगे या लोअर स्विंग्स ना बनाने लगे तब तक हमको उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपने आरएसआई की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये बताई जाती है कि जब भी कोई अप ट्रेंडिंग स्टॉक होता है तो उसमें आरएसआई 40 के नीचे नहीं जाती, और जब भी कोई डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक होता है तो उसमें आरएसआई 60 के ऊपर नहीं जाती। तो आप ये देखिए कि अगर आप इसके पिछले कई सालों, ये 2013 के बाद का आप देखो, 2013 के बाद से आरएसआई 40 के नीचे नहीं गई है। ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है और इसमें डाइवर्जेंस पढ़ के डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। किस किस टाइम फ्रेम में आरएसआई को कैसे एम्प्लॉय करना है वो एक अनुभव की बात है और वो एक डीपर स्टडी की बात है। इसके अंदर आप डाइवर्जेंस मत देखने की कोशिश कीजिए। इसमें आप ये देखिए कि आरएसआई किस रेंज में चल रही है। ये देखिए कितने साल तक आरएसआई जो थी, अगर मैं यहाँ पर इसको एक पुराना रिप्ले डाल के दिखाऊं तो ये आरएसआई इस रेंज के अंदर चली है सालों साल तक, कम से कम 10 साल तक, और उसके बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर चली गई है। तो जब तक ये इस रेंज को नीचे नहीं तोड़ेगी तब तक हम इसके अंदर कोई वीकनेस नहीं कह सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसके अंदर डाइवर्जेंस की को गलत तरीके से पढ़ के कोई गलत पोजीशन बनाने की गलती मत कीजिएगा। Yeah, got it, sir. Got it. I mean, it always kept making newer highs even after showing divergence earlier on the monthly chart. देखो, डाइवर्जेंस आपने गलत पढ़ा। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि डाइवर्जेंस से की इम्पोर्टेंस नहीं है, रेंज शिफ्टिंग की इम्पोर्टेंस होती है। और बताएं जी, Thank अगला you. स्टॉक क्या स्टॉक बोला आपने अगला? बोलिए। DBTC, it is showing this any fake shakeouts so that weak hands are taken out. बीबीटीसी तो भाई अच्छे मोमेंटम में है, चलता जा रहा है। मेरे ख्याल पिछले हफ्ते भी आपने पूछा था। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको हर हफ्ते या हर रोज अपना स्टॉक देखने की और उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आप एक ट्रेडर मेंटेलिटी के साथ में किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आप ये देखिए, ये बीबीटीसी का स्टॉक है और ये अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, और अगर आप इसके अंदर अपना पोजीशन बना के रखेंगे तो ये आपको 2000-2100 के लेवल भी दिखाएगा। आप इसको लेके परेशान मत होइए। एक अगर आपने इसके अंदर पैसे लगाए हैं तो अपने आप को इन्वेस्टर मानिए। इसके अंदर ढूंढिए मत कि भाई कोई फेक आउट तो नहीं आया। आप ये देखो, इसने पुरानी रेंज को ब्रेकआउट दिखा रहा है। सिर्फ अपना अगर ज्यादा चिंता हो रही है तो ये मैंने पहले भी 1160 का लेवल नीचे बता रखा है। ये 1160 नीचे नहीं तोड़ेगा। आप On वॉल्यूम daily देखो। chart, daily chart if you see, भाई आप मैं ये कह रहा हूं आपसे कि डेली चार्ट, 75 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट वो लोग देखते हैं जो कि ट्रेडर होते हैं। बीबीटीसी कोई ट्रेडिंग स्टॉक तो है नहीं। बीबीटीसी तो भाई एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक है। अब आपको मैं डेली चार्ट भी दिखाऊंगा तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक तरीके की कंसोलिडेशन कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक एक दिन में 10% चल जाता है, अब यहाँ पे ये एक दिन में 12% चला था, तो आप क्या सोचते हो कि एक दिन में 12% चलने के बाद अगले दिन फिर वो 20% या 12% चलेगा? वो एक दिन में 12% चला है, फिर उसके बाद वो एक हफ्ते, 10 दिन, एक महीने तक ऐसे ही कंसोलिडेट होगा, और फिर उसके बाद फिर एक दिन में 10% चल पड़ेगा। तो इसलिए इसकी इन छोटी छोटी मूवमेंट को ऑब्जर्व करके अपने दिल की धड़कनों को बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है।
ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक है, ये 2000 रुपए दिखाएगा आपको। अपना दिल थाम के और रोज रोज इसको ना मॉनिटर करो। नीचे का लेवल अपना एक पकड़ लो कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मुझे बेच के बाहर आ जाना है। अब जैसे ये यहाँ से इसने इतना तगड़ा ये मूव दिखाया है, तो आप ये मान लो कि अब आप इसका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस पॉइंट पे मूव कर सकते हो। 1300 रुपए पे इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया है, ये यहीं से इसने कंसोलिडेशन, ये कंजेशन जोन बनाया था। ये जिस पॉइंट से इसने 12% का अप मूव दिया है, उस पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये होती है टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट को समझने की बात। रोज एक कैंडल को देख के और उसके प्राइस को मॉनिटर करके परेशान मत होइए। ये ठीक चल रहा है स्टॉक, इसको चलने दीजिए अगर आपने इसमें पोजीशन ले रखी है तो। Okay, thank you. हाँ, Sir, AGS Logistics, I made the position that day and at 199, and it went below 185 also, but it did not close on 185. Then again, it has come up to 193, 94. I am holding the position. I hope कि it could go up. नहीं, लेट अस नॉट होप, लेट अस सी कि भाई ये पहले किस रेंज में चल रहा था और अब उस रेंज के किस पॉइंट पर ये है। तो आप ये देखिए कि ये पहले ये वाला जो रेंज थी, इस रेंज के ब्रेकआउट पे हम लोगों ने इसको बाई करने की बात बोली थी। ये इसने इसको ब्रेकआउट किया भी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो जैसे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से कि इसने ये ब्रेकआउट दिया था, ये पर्टिकुलर जो कैंडल है इसका लो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, और ये रेफरेंस पॉइंट जो है 180.5 है। तो अगर ये 180.5 के नीचे किसी भी दिन बंद होने लगे तो आप इससे बाहर हो जाइएगा, इसको लेके और उम्मीद मत बनाइएगा। I made a position at 199. दैट आई कैन नॉट से यार, उसमें आप 199 में बनाई हो या 200 में बनाई हो, बात वो नहीं है। बात ये है कि भाई इसका स्टॉप लॉस कहाँ है। इसका स्टॉप लॉस 180 पर है। Right. अगर ये Got it, 180 के नीचे बंद होना शुरू होगा तो फिर ये 150 रुपए भी जा सकता है। 180 के नीचे 158 पे इसका अगला सपोर्ट है। Okay. Okay. If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. कौन सा Got it. बोला आपने? आरपी? Sir, Aarti Drugs. आरती ड्रग्स। यार Especially larger. ये सब स्टॉक तो अप मूव में हैं। आप लोग इनके बारे में क्या पता करना चाहते हैं? ये तो ऑल टाइम हाई दिखा रहे हैं। इनके बारे में आपको क्या पता करना है? इस स्टॉक के बारे में कोई क्या बता सकता है? इसका कोई पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं। ये पिछली बार भी पूछा था आपने, और पिछली बार भी मैंने यही जवाब दिया था कि जो स्टॉक्स इस तरीके से ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, इनको लेके हम लोग सिर्फ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख सकते हैं कि भाई ये नीचे से इसने किस पॉइंट के पास से लेटेस्ट अप मूव बनाया था। तो आप ये देखिए, इसने जो लेटेस्ट अप मूव है वो यहाँ से बनाया था 2332, और इसके अंदर कुछ बोलने बताने को है ही नहीं। Sir, the idea of asking the stock was just this. I'm asking this for the first time. To understand the concept from you about a multi-bagger, basically. How do you perceive whether a stock can be a multi-bagger? Like Bajaj Finance has been over. वो सब जो बातें हैं ना, वो देखो आप ये मंथली चार्ट आप लगाओ, और मंथली चार्ट के अंदर इस तरह से आप ये देखो 2015 से 2020 तक 5 साल तक ये स्टॉक जो था ये यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था। इस तरीके के स्टॉक्स को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन विच कंटिन्यूज फ्रॉम 5 to 7 years। ये यहाँ पर आप देखिए, ये अप्रैल 2015 है और यहाँ पर ये मई 2020 है। ये 5 साल तक ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, किसी समझदार आदमी ने इसकी वेयर हाउसिंग की है और सारा माल अपने पास इकट्ठा कर लिया है। आज की तारीख में वो इसके 10,000 स्टॉक भी खरीदता होगा तो ये शेयर जो है 100 रुपए ऊपर चला जाता होगा, क्योंकि सारा माल तो उसी के पास है।
तो ये जो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि आप मंथली चार्ट पे जाइए और मंथली चार्ट पे जाके आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि इस तरह से 5-5 साल 7-7 साल में तक वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक ही रेंज में घूम रहे हैं। अभी जैसे मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक स्टॉक कई लोगों को रिकमेंड किया था, उसका नाम था टेनला सॉल्यूशन। टेनला के अंदर भी देखिए इस तरह से एक्यूमुलेशन चल रही थी और अभी हमारे एक भाई ने शायद सुबेक्स का या किसी चार्ट का नाम लिया है, उन्होंने भी इसी पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन को देखते हुए ये बात बोली है। आप ये देखिए ये इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है, लेकिन मैंने ये बात बोली है कि एट द सेम टाइम you should know about the fundamental of the company। अब ये सुबेक्स जो है, मुझे इसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये इसके नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सपोर्ट रिलेटेड फर्म है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी है सर, है सॉफ्टवेयर कंपनी है सर। हाँ, वो मतलब मुझे इसके फंडामेंटल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये बेसिकली एक एक्यूमुलेशन पैटर्न है और मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आपने इस एक्यूमुलेशन पैटर्न को देख के ही ये काम किया है। जैसे अभी मेरे पास 2-3 महीने पहले एक जेंटलमैन आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था ऑप्टो सर्किट के बारे में। अब ये ऑप्टो सर्किट का अगर आप चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट यही चार्ट ऑप्टो सर्किट का बन रहा है, ठीक है ना। जो आपने सुबेक्स में देख रहे हैं वही ऑप्टो सर्किट में बन रहा है। ऐसा ही टेनला सॉल्यूशन में भी बना था। तो यहाँ से एक एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, लेकिन ऑप्टो सर्किट का जब मैंने फंडामेंटल्स देखे तो वो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे। कंपनी जो है वो उसने बहुत पैसे उठा रखे हैं बाजार से, प्रमोटर का जो स्टेक है वो कम है। तो अगर हम सिर्फ इस एक्यूमुलेशन को ही देख लेंगे तो हो सकता है हम उलझ जाएं किसी पेनी स्टॉक में, पर्टिकुलरली जो 10 रुपए के 5 रुपए के स्टॉक्स हैं उनको लेके मेरा मन जो है ज्यादा नहीं ठुकता है। तो मैं इसलिए सुबेक्स के बारे में भी ऑप्टो सर्किट के बारे में भी यही कह रहा हूं कि ये टेक्निकल पैटर्न पे तो एक्यूमुलेशन नजर आ रही है, लेकिन वो फंडामेंटली कंपनी कैसी है उसके बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो फिर हमको उसके अंदर पैसे नहीं लगाने चाहिए। सर इसमें टाटा पावर भी सेम ऐसा ही पैटर्न बना रहा है सर। सेम ऐसा तो नहीं बना रहा है, लेकिन देखो ऐसा पैटर्न तो अभी डीएलएफ भी बना रहा है। यस सर। ये देखो, ये इसका जो टाटा पावर है इसने नीचे में यहाँ ऐसा पैटर्न बनाया था, यहाँ तो ऐसा पैटर्न नहीं बनाया। लेकिन मैं अगर आपको डीएलएफ दिखाऊं तो डीएलएफ में आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ महसूस होगा। ये डीएलएफ का चार्ट है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी हटा दूं तो आपको नीचे ऐसे ही एक एक्यूमुलेशन पैटर्न बनता नजर आ रहा है। और डीएलएफ कंपैरेटिवली अब जो है अपने आप को डेट फ्री कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी स्टॉक मेरी निगाह से गुजरे हैं ये कोरोना की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक अलग किस्म का इम्पैक्ट आया है, इनकी सेल वेल होनी बंद हो गई है। लेकिन अदरवाइज पैटर्न वाइज और कंपनी के फंडामेंटल वाइज मुझे डीएलएफ एक बेटर बेट लगती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हेलो सर, कैन यू कमेंट ऑन एवरेडी सर? एवरेडी का भी पीछे काफी इश्यूज थे इसके फंडामेंटल्स को लेके। आई एम नॉट वेरी श्योर। चार्ट तो इसका ठीक ठाक दिख रहा है और पुराने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। ये आप देखिए, ये इसका पुराना एक लेवल है जहां पे ये सपोर्ट ले रहा था। तो ये इन दो लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, यानी 175 और 200 तक ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अभी डेली चार्ट में भी कोई इसने ऐसी थकावट नहीं दिखाई है, तो 195 टच होने का चांस है इसमें। 195 नहीं, 175 पहले ये टच कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। मुझे लगता है आप सब लोगों के सवालों के जवाब हो चुके हैं। सुरेश शर्मा जी पूछ रहे हैं हिंद पेट्रो के बारे में। हिंद पेट्रो पे भी जाते जाते एक निगाह डाल लेते हैं। हिंद पेट्रो भी ऐसा रेंज बाउंड लग रहा है, मुझे लगता है कि ये जो पुराना सपोर्ट पॉइंट है, आप ये देखिए 199 200, ये इसी के पास आके सपोर्ट ले रहा है और 200 से लेके और 242 240 इस रेंज में घूम रहा है। तो
लेटेस्ट जो इसमें रिजेक्शन आई है वो 223 की आई है। तो अभी इसके अंदर मुझे ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा ट्रेंडिंग मूव या कोई ऐसा ब्रेकआउट मूव तो इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है कि भाई ये यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट है और ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस है वो 223 है। इसके अंदर ऐसा कुछ ट्रेंडिंग मूव मुझे नहीं नजर आया कि मैं इसके अंदर कोई स्पेशल बात बता सकूं। तो आप मोटे तौर पे यही मान के चलिए कि 200 पे एक सपोर्ट है और अगर 200 के आसपास ये मिले और वहां पे कोई एक ऐसी कैंडल स्टिक बनाए जहां से कि बाउंस कंफर्म होता हो तो वहां पे आप खरीद सकते हैं। 200 और 242 के बीच में ये स्टॉक चल रहा है अभी। चलिए ठीक है, फिर आप लोगों से वीकली बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हैव अ गुड वीकेंड। और चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी सवाल हो तो उनके जवाब देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस इंटरेक्शन से आप लोगों को चार्ट रीडिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो हैं और कुछ बातें, बेसिकली सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वगैरह की बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी। थैंक यू वेरी मच।